ओम नमस्ते जी। यूनिट 8 से संबंधित 4 कक्षाएँ हमारी हो गई हैं। आज हम 5वीं कक्षा कर रहे हैं, फरवरी 2023 के प्रश्नों से। प्रश्न है व्हिच ऑफ द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द एनालिसिस ऑफ बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। ये प्रश्न पिछले क्लास में भी हमने देखा था, रिपीट हुआ है ये। वहाँ भी बताया था कि बीएमआई को मेजर करने के लिए 2 हम वेरिएबल यूज़ करते हैं, एक वेट और एक हाइट। और उनकी यूनिट भी याद रखिएगा, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही रहेगा। माइनर ज्वाइंट स्टिफनेस एट मॉर्निंग इवनिंग टाइम इज द बेसिक सिम्टम फॉर। जो ज्वाइंट में स्टिफनेस होती है, वो भी 2 समय इन्होंने लिखे हैं, एक मॉर्निंग का समय लिखा है आपका, एक इवनिंग का समय। तो वो किस रोग का बेसिक सिम्टम है? तो गाउट का प्रश्न पहले ही आया था, उसमें इस प्रकार का सिम्टम नहीं आता है, इसको तो आप छोड़ सकते हैं, गाउट वाला पार्ट तो। गाउट में अचानक ही एक स्टिफनेस होती है, वो भी काफ़ी तेज़ होती है। और जो एक्यूट है ऑर्थराइटिस वाला, वो भी अचानक ही उसके अंदर आपका स्टिफनेस होती है, उसको भी हटा दीजिए। 2 हैं आपके मेन जिन पे विचार करना हमें, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक ओस्टियोआर्थराइटिस। ये दोनों में कंपैरिजन करते हैं। जो ज़्यादा सीवियर स्थिति है स्टिफनेस की, वो आरए के अंदर होती है। और आरए का हमने बताया था ऑटो इम्यून डिजीज है, जो जॉइंट्स को प्रभावित करती है। जो इम्यून सिस्टम के सेल हैं, लिम्फेटिक आदि, वो उसको नष्ट कर देते हैं। ओस्टियोआर्थराइटिस से ये एज बढ़ने के साथ में वियर एंड टियर होता है, उसमें उतनी सीवियर स्थिति नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ है आपका ओस्टियोआर्थराइटिस, इसमें स्टिफनेस जो होती है मॉर्निंग में ही होती है, एक तो पहला पार्ट। और लगभग 30 मिनट से कम टाइम की रहती है, 30 मिनट से कम। और जैसे-जैसे हम मूवमेंट करते हैं, तो वो बहुत जल्दी इम्प्रूव भी हो जाती है, वो स्टिफनेस आपकी हट जाती है। दूसरी तरफ यदि हम आरए की बात करते हैं, तो ये 30 मिनट से लेकर घंटों तक स्टिफनेस बनी रह सकती है। और ये मॉर्निंग के साथ-साथ में इवनिंग में भी रहती है। और हम मूवमेंट करते भी हैं, तो मूवमेंट करने के बाद भी स्टिफनेस बनी रह सकती है, यही दोनों का मेन अंतर है। और यहाँ पे मॉर्निंग मॉर्निंग की बात होती तो मान सकते थे ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, दोनों कॉम्बिनेशन होते। लेकिन यहाँ पे दोनों टाइम लिखे हैं, मॉर्निंग भी और इवनिंग भी। और ये स्थिति मुख्यतया आरए के अंदर ही संभव है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटापा रहित काया दृश्यमान सूचकांक, वही बॉडी मास इंडेक्स को मोटापा रहित वाला बताना है, जिसके अंदर आपकी ओबेसिटी नहीं है। तो वो बीएमआई का कौन-कौन सी इंडेक्स की नंबर्स हैं जिसके अंदर ओबेसिटी नहीं है, वो हमें यहाँ पर चूज़ करने हैं। बीएमआई को हम मेजर कैसे करते हैं, ये प्रश्न तो 2 बार आ चुके हैं। वेट डिवाइडेड बाय हाइट, ये। लेकिन अब यहाँ पे नंबर पूछा है, तो मैं आपको एक लिस्ट बना के देता हूँ जिसमें आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि 18.5 से बिलो है आपका वेट, तो अंडर वेट कहलाते हैं, अंडर वेट। तो यदि 18.5 से 24.9 के बीच में अगर आपका बीएमआई आ रहा है, ये बीएमआई ही लिख रहा हूं मैं, बीएमआई निकालना आपको बता ही दिया है मैंने। वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर इसके बीच में आपका वेट है, तो नॉर्मल वेट वो कहलाएगा, मतलब बीएमआई है तो आपका नॉर्मल कहलाएगा। तो यदि 25 से लेकर 29.9 तक है, तो वो ओवरवेट है। ओवरवेट है, ओबेसिटी नहीं है, लेकिन आप ओवरवेट कह सकते हैं। और 30 से ओबेसिटी स्टार्ट होती है आपकी, 30 से लेकर 34.9, ये ओबेस की फर्स्ट क्लास है, मतलब ये ओबेसिटी है लेकिन पहले लेवल की। और 35 से लेके 39.9 तक अगर आपका बीएमआई है, तो ये क्लास सेकंड है ओबेसिटी की। और 40 से ज्यादा है यदि आपकी, तो वो क्लास थर्ड है। तो हम कह सकते हैं कि 30 से लेकर, 30 भी है उसमें, 30 और 30 से लेकर आगे जितने भी नंबर हैं, हम कहेंगे वो कि वो ओबेसिटी की क्लास है। और अब प्रश्न को हम देखें अपना, तो ओवरवेट भी आप ले लीजिए, क्योंकि प्रॉपर ओबेसिटी वाले ऑप्शन तो नहीं बन रहे हैं।
25 बीएमआई से ऊपर, 25 और 25 से ऊपर ओवरवेट होना स्टार्ट होता है और 25 से नीचे तक नॉर्मल है। तो मोटापे से रहित में आपको नॉर्मल वाले ही देखने हैं कि कौन-कौन से होंगे, तो 22 और 24। बाकी सब 25 से ज़्यादा है, 26 या 28 या 32, ये ओवरवेट या ओबेसिटी को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हमारा पहला और दूसरा, ए और बी का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एलर्जिक नासाशोथ रोगियों हेतु पाचन तंत्र से मृत श्लेष्मा का अभिप्राय मतलब जो कफ होता है आपका, उसको हटाने के लिए सबसे अच्छा योगाभ्यास कौन सा है? वो धोती सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये रिलेटेड आपका एलर्जिक राइनाइटिस से। ये हिंदी थोड़ा सा अजीब है। एलर्जिक राइनाइटिस से पहले भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो उसी को आप याद रखिएगा, राइनाइटिस। तो इसका इंग्लिश में आप देख दो, फॉर एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट्स बेस्ट प्रैक्टिस टू रिमूव डिकेड म्यूकस। मृत श्लेष्मा को क्या लिखा ना, म्यूकस, जो कफ बनता रहता है आपका, उस कफ को हटाने के लिए क्या है, धोती। धोती क्या करती है आपका, ये पूरा जो नासिका से संबंधित और आपके अंदर चेस्ट की कैविटी जो है, वहां पर जो कफ जमा हुआ रहता है उसको हटाने के लिए बहुत ही अच्छा योगाभ्यास माना जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपाचन के मुख्य कारण है। अपाचन को आप इनडाइजेशन कह सकते हैं, जो कि स्टमक से संबंधित एक डिजीज है। इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन दिए हैं, जैसे आहार में मिनरल्स की यदि डेफिशिएंसी हो जाती है, साल्स की डेफिशिएंसी, तो कह रहे हैं कि इससे पोषक तत्व तो कम हो रहे हैं, लेकिन मेन कारण नहीं है, इनडाइजेशन के मुख्य कारणों में नहीं आता। और यहाँ पे पूछा मुख्य कारण, तो इसको आप हटा दीजिए। जैसे गरम मसालों के साथ में हॉट टी विद स्पाइसेस, ये भी एसिडिटी बढ़ा सकता है, जलन बढ़ा सकता है, लेकिन मुख्य कारण में नहीं है इंडाइजेशन की, इसको भी हटा दीजिए। लेकिन हाँ, मेंटल और इमोशनल डिस्टरबेंसेस, मानसिक और भावात्मक विक्षुब्धता, क्योंकि हमें पता है कि तनाव या चिंता ये सीधे आपके डाइजेशन को प्रभावित करते हैं, ऐसा काफी सालों से रिसर्च हो रही है। तो ये मुख्य कारण में है। जैसे आप मेंटल स्ट्रेस में गए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जहर बनाना शुरू करता है, ऐसा कहा जाता है, या कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिव करता ही है। ज्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल्स लेने से भी पेट में जलन हो जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है, ये भी मुख्य कारण आप कह सकते हैं। बहुत अधिक भोजन करना है आपका, या वायु निगलना, भोजन खाते समय वायु भी अगर पेट में चली जाती है, तो उससे भी क्या होता है, आपका पेट फूल जाता है और इनडाइजेशन की स्थिति बन सकती है। ये तीन मुख्य कारणों में आपके स्वीकार किए जाते हैं, सी, डी, ई। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डिस्मेनोरिया और मेनोरेजिया जो है, इनके बारे में कहा है, ये क्या होते हैं आपके, मैं इंग्लिश वर्जन भी बोल देता हूँ। ये एक मेडिकल टर्म्स हैं फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ पेनफुल, जिसके अंदर पेन होता है, और एक्सेसिव हैवी मेंस्ट्रुएशन, जिसमें बहुत ज्यादा मेंस्ट्रुएशन होता है। ये पंक्ति बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्मेनोरिया तो पहले भी आया था आपका, एक ऐसा मेंस्ट्रुएशन जिसमें डिसफंक्शन हो गया है, पेन ज्यादा हो रहा है, उसको डिस्मेनोरिया कहा था। और मेनोरेजिया जो है आपका, इसमें लंबे समय तक एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको मेनोरेजिया कहा जाता है। तो पहली पंक्ति सही है, क्योंकि इसमें पेन भी होता है या फिर ज्यादा ऋतुस्राव होता है। दूसरी पंक्ति है आपकी, इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टी जो है, स्पॉन्स एज मच रेस्टलेसनेस एज द कॉमन कोल्ड। उसका भाव ये है कि जो मेंस्ट्रुअल मेंसेस में जो डिफिकल्टी होती है, तो उसमें कष्ट तो होता है, लेकिन आम जनता में उसको क्या मान लीजिए, जैसे एक साधारण जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड बीमारी तो है, लेकिन उसको लोग ज्यादा कंसीडर नहीं करते, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये तो सामान्य सी बात है, चलता ही रहता है। ऐसे ही लोगों ने मासिक धर्म से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं, दर्द है, थकान आदि है, सब कुछ जो महिलाओं को प्रभावित करती है, उसको भी उन्होंने उसी तरह से कॉमनली स्वीकार कर लिया है। इसलिए उस पर जो चिकित्सकीय जो दृष्टि होनी चाहिए थी, वो उतनी ज्यादा नहीं है। वो जैसे जुकाम आदि में भी लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, इस कारण से जो मेंस्ट्रुअल डिफिकल्टी है उसमें भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये पंक्ति भी आपकी सही है। तो ए, फर्स्ट एंड सेकंड, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
जून 2024 में थेरेपेटिक योगा का कोई क्वेश्चन नहीं था। सितंबर 2024 का देखिएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किस प्रकार का रोग है? ये एनाटॉमी में मैंने करा दिया था। ये शोथज स्वप्रतिक्रम रोग है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इंग्लिश वर्जन पूरा मुझे ध्यान नहीं है, वहां मैंने इंग्लिश में कराया था, देख लीजिएगा। ऑटो इम्यून डिजीज। आरए से संबंधित अभी भी प्रश्न एक आया था, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो स्टिफनेस हो रही थी ज्वाइंट्स में, उस संदर्भ में ये दोबारा आपका प्रश्न आ गया। ऑटो इम्यून डिजीज। एलर्जी जन्य नासाशोथ के नाम से भी जाता है, एलर्जिक रैनाइटिस। एलर्जी जन्य नासाशोथ मतलब एलर्जिक रैनाइटिस। ऊपर भी प्रश्न आपका आया था। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने पहले भी बताया था जब प्रश्न आया था, हे फीवर। हे के कारण एलर्जी होती है। जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलन्स के, ग्रेन्स के, वे जब नासिका के द्वार में जाते हैं तो उसके कारण से एलर्जी होती है, और वही आपके नाक के अंदर इन्फ्लेमेशन करती है। हे फीवर याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा रजोनिवृत्ति का शारीरिक लक्षण नहीं है? रजोनिवृत्ति मतलब मेनोपॉज। मेनोपॉज से पहले भी प्रश्न आया है। तो उसमें हॉट फ्लैशेस होते हैं, ये बिल्कुल सही है। वेजाइनल ड्राइनेस भी रहती है, ये भी सही है। इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन रहता है, ये भी सही है। नाइट ब्लाइंडनेस का मेनोपॉज से कोई संबंध नहीं है। तो वही पूछा था कौन सा शारीरिक लक्षण नहीं है, तो डी ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। बाकी लक्षण आपके मेनोपॉज के अंदर पाए जाते हैं। दिसंबर 2024 के देखिए, किसी व्यक्ति पर तीव्र दमा का आक्रमण होने की स्थिति में उसके लिए अनुशंसित अभ्यासों का को अनुक्रमित कीजिए। तो जब अस्थमा या एक्यूट अस्थमा का अटैक हुआ, उसमें क्रमशः हमें बताना है कि पहले कौन सा योग अभ्यास करना, उसके बाद कौन सा। इसमें समझ ये काम करती कि पहले शुद्धि क्रिया करो, शुद्धि क्रिया के बाद में फिर अपनी ब्रीदिंग को स्टेबलाइज करो, ब्रीदिंग को स्टेबलाइज करो। तो शुद्धिकरण भी मुख्यतः पेट से स्टार्ट किया जाता है। जो इंटेस्टाइन है पहले उसको साफ करो, फिर स्टमक को साफ करो, उसके बाद में ऊपर जो कपाल प्रदेश का एरिया वो साफ करो। तो लघु शंख प्रक्षालन पहले आएगा, जो आपके इंटेस्टाइन की शुद्धि करेगा। उसके बाद में कुंजल क्रिया आएगा आपका, जो स्टमक का। कुंजल क्रिया मतलब उल्टी वोमिटिंग पानी के माध्यम से करना। तो वो आपके स्टमक आदि के ट्रैक को, या अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको शुद्ध करेगा। तीसरे पे आएगा आपका जल नेति एवं कपालभाति। ये तीसरे पे आएगा। जल नेति है, ये ऊपर का जो एरिया आपका नेजल पैसेज का या साइनस का, उसको शुद्ध करेगा। और जो कपालभाति है, वो पेट तो शुद्ध हो ही चुका था लघु शंख प्रक्षालन से, अब उसको मजबूत करेगा। एब्डोमिनल मसल्स हैं या लंग्स हैं, जिससे आपका श्वास प्रश्वास ठीक ढंग से आ जाए। क्योंकि अस्थमा में हमें पता है कि श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो जितना शुद्धिकरण होगा, देखो अस्थमा से पहले भी एक क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान हो, और उसमें यही बताया था कि जो शुद्धि क्रियाएं हैं वो इस पे लाभ कर सकती है। तो वही शुद्धि क्रिया यहाँ पर लिख रहे हैं, आगे के लिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम, अब हम ब्रीदिंग को प्रॉपर स्टेबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से शुद्धि हो चुकी है। जो ब्लॉकेज थी वो हट गई आपकी। अब हम ब्रीदिंग प्राणायाम में अनुलोम विलोम भ्रामरी आदि जो भी हमें ठीक लगता है वो कर सकते हैं। और अंत में क्या करेंगे? मन को शांत करने के लिए ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्टेबल हो जाए, शांत हो जाए, और पूरा शरीर एकदम से रिदम में आ जाए। ये क्रम आपका बनेगा। तो 3, चौथे पे प्राणायाम आ जाएगा, और 5वें पे आपका ओम का उच्चारण। अगला, व्हाट टाइप ऑफ अल्सर अकर इन द वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमें पता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, ड्यूडेनम, जुजिनम और इलियम। तो उसमें ड्यूडेनल अल्सर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पूछा ना, अल्सर अकर इन द वॉल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ड्यूडेनम ही है, जिसको पक्वाशय कहा जाता है। तो उससे संबंधित जो अल्सर है उसको ड्यूडेनल अल्सर कहा जाएगा। पाइल के लिए किस यौगिक मुद्रा की अनुशंसा की जाती है? इसमें स्पष्ट हमें दिख रहा है कि जो अश्वनी मुद्रा है, जो घोड़े से संबंधित है, उसको एनल लॉक भी कहा जाता है, जिसमें हम एनल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो
इसको पाइल के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है। सेकंड ऑप्शन पाशिनी है, उसका पेट से ज़्यादा संबंध है या स्पाइन से संबंध है, ये नहीं है। विपरीत करनी आपको पता ही है, हम शरीर को उल्टा कर देते हैं, उसका भी कोई संबंध नहीं है। प्राण मुद्रा भी इससे संबंधित नहीं है। अश्विनी मुद्रा, आपको ध्यान है कि पाइल से संबंधित पहले भी एक प्रश्न आया था, जहाँ पर पूछा था कि पाइल्स के लिए कौन से सर्वाधिक उपयुक्त षट क्रियाएँ हैं? जिसमें 3 आए थे आपके अग्निसार, शंख प्रक्षालन और लघु शंख प्रक्षालन। तो ये याद रखिएगा, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये दोबारा घुमा फिरा के फिर भी आ सकते हैं। तो हम इस कक्षा में इतना ही रखेंगे। यहाँ तक का विषय हमारा पूरा हो गया, बाकी चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओम शम।